समझ गया। अब इसके आगे जो आपका अगला क्वेश्चन था कि भाई किस तरीके से इसमें अलग अलग पेमेंट टर्म्स समझ में आते हैं, तो यहां पे अपन 3 अलग अलग प्लान्स को देखते हैं जिसके थ्रू इन्वेस्टर अपना काम कर सकता है। सबसे पहले मानो किसी इन्वेस्टर के पास 100 रुपए हैं, कुशल के पास 100 रुपए हैं, कुशल वो 100 रुपया इन्वेस्ट करना चाहता है, तो कुशल के 2 टुकड़ों में उसने अपने इन्वेस्टमेंट को कर दिया 30 एंड 70। 30% डाला इक्विटी ट्रेडिंग में, तो इक्विटी मार्केट में, और 70% डाला डेट मार्केट में। इक्विटी में क्यों? क्योंकि हमें ग्रोथ चाहिए। और डेट में क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि हमें साथ में सेफ्टी भी चाहिए। अब कुशल, आपने जो 30 रुपीज इक्विटी में डाले ना, उसका आपने ईटीएफ खरीद लिया। तो अगला क्वेश्चन आता है कि भाई ईटीएफ क्या होता है? तो ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये सेम म्यूचुअल फंड्स ही होते हैं जो इंडेक्स की फिलोसॉफी में काम करते हैं। इंडेक्स के 50 स्टॉक्स खरीद लिए उन्होंने और उसको इक्विटी मार्केट में लिस्टिंग कर दिया फंड को, ताकि उसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बन गया। तो हमने ईटीएफ खरीद लिया यदि 30 रुपीज का, तो मेरे पास में मेरे डीमेट में 30 रुपीज का ईटीएफ डिलीवरी आ गया, उसी को ही मैंने मार्जिन पे रख दिया। तो मार्जिन पे रख दिया तो मतलब मैंने कोलेटरल कर दिया। तो क्वेश्चन आता है कि कोलेटरल क्या होता है? तो जब हम फ्यूचर ऑप्शंस मार्केट में काम करते हैं तो हमको वहां पे मार्जिन देना पड़ता है। ये मार्जिन हम कैश भी दे सकते हैं और स्टॉक्स भी दे सकते हैं। अभी जो सेबी का रिसेंट अपडेट है उसके हिसाब से आप 50% स्टॉक्स मार्जिन दे सकते हो, जिसे कोलेटरल बोलते हैं, 50% आपको कैश देना पड़ता है। तो जब हम अपना स्टॉक मार्जिन पे देते हैं तो उसको हमने कोलेटरल किया या प्लेज किया, ऐसा बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या, अभी जैसे 30 मैंने इन्वेस्ट किया इंडेक्स ईटीएफ में, राइट, और मैंने ये 30 को प्लेज कर दिया, मतलब हाँ, इसको कोलैटरल पे रखा, और इसके बदले में मैंने लोन लिया है क्या? हाँ, इसके बदले लोन नहीं लेना होता है। ये प्लेज किया ना, इसी से आपको मार्जिन लिमिट मिल गई। कितना मिलेगा? 30 तो रुपए में? 30 रुपए के ऊपर में आपको इसका हेयर कट होता है। तो मान लो एक बार 20% का हेयर कट है तो 6 रुपया हेयर कट में कट जाएगा, तो 24 रुपीज का आपको मार्जिन मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि मैं 24 रुपए की और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट्स कर सकता हूँ? इसका मतलब आप 24 रुपए के मार्जिन तक का और एक्सपोजर बना सकते हो। ओके, समझ में? 24 रुपए की पोजीशन नहीं, पोजीशन तो और बड़ी बन जाएगी। ओके, समझ में आया? जैसे अभी मानो एक एग्जांपल के लिए समझाता हूं, इंडेक्स के जो फ्यूचर्स हैं उसका मार्जिन अभी लगभग 10% है। हाँ। इसका मतलब यदि आप 100 रुपए के फ्यूचर्स लेते हो तो आपको 10 रुपए का मार्जिन देना होता है। तो यदि आप इंडेक्स में काम कर रहे हो तो आप 240 रुपीज का भी अगर नया पोजीशन बनाना चाहते हो ना, तो 24 में बन जाएगा। समझ गया। पर इसका मतलब ये कोई एडवाइस नहीं है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। वो आगे अपन समझेंगे कि उसके रिस्क क्या है। पर पॉइंट यहां पर अभी अपने को यह समझ में आया कि भैया 30 रुपया मैंने अपना डाला, उससे ईटीएफ खरीदे, उसी ईटीएफ को मैंने मार्जिन पे रख दिया। ठीक है, मार्जिन पे रखा तो मेरे पास लिमिट आ गई, उसी लिमिट से मैंने फ्यूचर्स लिए। और हमने कितने के फ्यूचर्स लिए? केवल 70 के। कितने के मैं ले सकता था? 240 के, बट मैंने 70 के ही लिए। हाँ, अपने केवल 70 के लिए। ओके, 70 के लिए इसका मतलब 7 रुपए का मार्जिन यूज किया अपने लगभग। अब ओवरऑल आपका इंडेक्स का पोर्टफोलियो कितने का बन गया? 100 का। समझ में आया? तो अब ये कोई नया काम नहीं किया वैसे आपने। आज तक हम प्रॉपर्टी में यही करते हैं, करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना जब अपन कुशल, तो अपन क्या करते हैं, 30 लाख अपने बैंक अकाउंट से पे करते हैं, 70 लाख का लोन ले लेते हैं, टोटल मार के करोड़ की प्रॉपर्टी अपनी हो जाती है। प्रॉफिट होता है तो करोड़ पे, लॉस होता है तो करोड़ पे। तो यहां पर भी सेम आपने क्या किया, आपने वो उसी प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को यहां पर अप्लाई किया, तो पोर्टफोलियो बन गया 100 का। इन्वेस्टमेंट अभी तक आपका 30 हुआ है, ये 70 को अभी अपने टच ही नहीं किया। करेक्ट। वो 5% पर ईयर क्या है? वो अभी आके हैं कि अब आपकी 2 कॉस्ट लगेगी। तो पहली कॉस्ट लगी आपकी हेजिंग कॉस्ट। अब हेजिंग कॉस्ट क्या है भैया? मुझे 100 रुपए पे गेन आ रहा है, वो तो आई एम हैप्पी विद दैट, पर मुझे 100 पे लॉस नहीं करना है। तो मैंने तुरंत ही उसका पुट ऑप्शन खरीदा जो अभी अपन समझे। तो वो 5% मतलब 5 रुपया आपने पे किया, तो 5 रुपीज पे करते ही आपको क्या श्योरिटी मिल गई है? आपको यह श्योरिटी मिल गई है कि आपका पूरा 100 रुपीज का पोर्टफोलियो प्रोटेक्टेड है। जो 30 रुपीज का आपने इक्विटी खरीदा वो भी प्रोटेक्टेड है, जो 70 के फ्यूचर्स लिए वो भी प्रोटेक्टेड है। ये फ्यूचर्स किसके लिए है? मैंने इंडेक्स के जो कर रहे हैं सब इंडेक्स पे कर रहे हैं। तो जो इंडेक्स का ईटीएफ खरीदा है, जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 का अगर मैंने खरीदा इंडेक्स, हाँ, तो उसी के मैंने फ्यूचर्स खरीदे, उसी के भी मैंने फ्यूचर्स लिए। तो निफ्टी का ही फ्यूचर्स लिया मैंने। यहाँ पे एग्जाम्पल 100 डाला है, पर ये सब काम होंगे लैक्स में, करेक्ट है ना? पर यहाँ पे आपको एग्जाम्पल समझ में इजीली आ जाएगा। तो आपका 5 रुपीज का कॉस्ट लगा, पर ये 5 रुपए की कॉस्ट ने आपको ये श्योरिटी दे दी कि पूरा 100 का पोर्टफोलियो प्रोटेक्टेड है। अच्छा, सब काम निफ्टी में ही है, तो मतलब सब काम इंडेक्स में ही है, एक ही चीज में है। जिसका आपने अंडरलाइंग स्टॉक खरीदा उसी का ही आपने फ्यूचर्स खरीदा, उसी का ही आपने प्रोटेक्शन खरीदा। अब आता है अगला पॉइंट कि एक कॉस्ट आपको और लगेगी, और इस कॉस्ट का नाम है फाइनेंसिंग कॉस्ट। फाइनेंसिंग कॉस्ट क्यों लगेगी भाई? मैं तो इन्वेस्टर हूं, तो इसलिए लगेगी क्योंकि पोर्टफोलियो कितने का बनाया है? 100, और डाला कितना है? 30। तो फिर बाकी का 70 आपने फ्यूचर्स लिया है,
तो अब जब हम फ्यूचर्स लेते हैं ना, तो हमारे को फ्यूचर्स को रोल ओवर करना पड़ता है, मतलब करंट मंथ से नेक्स्ट मंथ पे ले जाना पड़ता है। तो उसका मीनिंग ये होता है कि वहां पे हमारी फाइनेंसिंग कॉस्ट लगती है। फ्यूचर्स आपने पोजीशन ली तो फ्यूचर्स की एक एक्सपायरी होती है, और नॉर्मली करंट मंथ का जो फ्यूचर होता है उससे नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर थोड़ा ऊपर चलता है। तो वो ऊपर चलता है तो वो इनडायरेक्टली वो मुझसे मेरा ब्याज का पैसा ले रहा होता है। नॉर्मली फ्यूचर्स के अंदर में निफ्टी में कभी वो 100 पॉइंट ऊपर चलता है, कभी 150 पॉइंट ऊपर चलता है। साल भर का यदि आप गिनोगे तो अराउंड 5% से 6% आपकी फ्यूचर्स की रोल ओवर कॉस्ट आ जाती है। तो ये क्या हुआ, 5% मेरा फ्यूचर्स का रोल ओवर कॉस्ट लगा, पर ये हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बना कुशल। इनडायरेक्टली इंडिया में केवल एक यही बिजनेस ऐसा दिख रहा है हमको जहां पे एक इन्वेस्टर को 5% में पैसा उधार मिला। हम यहां पे उधार लेना नहीं सीख रहे हैं, हमने तो अपने पैसे पे आर्बिट्राज किया। 5% में पैसा उधार मिल रहा था इसलिए मैंने फ्यूचर्स लिए और अपने खुद के पैसे को डेट पे रख दिया। आरबीआई बॉन्ड 8% दे रहा है, तो मेरे को 2-2.5% जो एक्स्ट्रा मिला उससे मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी, मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो हमने क्या किया, फ्यूचर्स लिए। अब आपने जो 70 के फ्यूचर्स लिए उसको आप रोल ओवर करोगे, साल का 5% का यदि कॉस्ट हो तो आपको 3.50 का कॉस्ट लगा, 70 पे 5%, तो मतलब 3.5 हुआ। तो 3.5 का आपका लग गया फाइनेंसिंग कॉस्ट, 5 रुपीज का लगा आपका हेजिंग कॉस्ट, तो आपकी कॉस्ट हो गई ग्रॉस 8.50 की। पर वो 8.50 की कॉस्ट में आपको 2 बेनिफिट मिल चुके हैं। कितना मजेदार पॉइंट पे कि पहला, आप डाउन साइड पूरा प्रोटेक्टेड हो, और दूसरा 30 रुपीज में 100 का पोर्टफोलियो बन गया आपका। 70 आपके फ्री पड़े हैं, वो 70 को डेट में रख दो, एकदम सेफ डेट में भी रखो, 7-7.5% का भी ब्याज निकालो ना अगर आप, तो साल का 5 रुपया ब्याज का वापस आ गया। तो 8.50 की कॉस्ट लगी हुई थी, 5 रुपीज यू आर गेटिंग बैक। तो ओवरऑल आपकी नेट कॉस्ट क्या रह गई? 3.5। इसका मीनिंग क्या हुआ पता है? आपने जो 100 रुपीज डाला है, यदि मार्केट क्रैश होता ही चला जाए पूरा साल ही, आपका पैसा 196 के नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि आप पूरा प्रोटेक्टेड हो। और यदि मार्केट बढ़े तो मार्केट 20% बढ़ा आप 16 बढ़ोगे, मार्केट 30 बढ़ा आप 26 बढ़ोगे, और मार्केट 10% बढ़ा तो आप 6% बढ़ोगे, क्योंकि 3-4% आपकी कॉस्ट लगी हुई है कुशल। तो वो व्यक्ति जो चाहता हो कि यार मैं डेट के रिटर्न से खुश नहीं हूं, मैं इन्फ्लेशन बीट ही नहीं कर पाता हूं, पर मैं मार्केट की अनलिमिटेड लॉस को नहीं ले सकता, और मार्केट अपने टॉप पे है, इस समय पे मैं घुसना मेरे को बहुत रिस्की लगता है, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है? उसे ये पता है कि उसका 100 रुपया 96 से नीचे नहीं जाएगा पूरे साल में, पर ऊपर जाएगा तो वो जितना ऊपर जाएगा उससे 3-4% कम कमाएगा। गॉट इट। तो इस प्लान को हम रिलैक्स बोलते हैं। इसमें 30 और 70 का क्या लॉजिक है? लाइक व्हाई 30% इन तो वो सीए होते हैं ना, तो कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, समझ में आया ना? तो हमने कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाया। हुआ क्या इसके अंदर में, इसमें टैक्स फ्रेंडली बनाना भी इसको बहुत जरूरी है। अभी ये जो इंडेक्स में पैसा डाल रहे हैं ना कुशल हम, वो 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में चला जाएगा। फ्यूचर ऑप्शंस की जो इनकम होती है ना, वो बिजनेस इनकम कहलाती है। बिजनेस इनकम का टैक्सेशन कैसे आता है? तो आपका जो टैक्स स्लैब है, आपका 0 भी हो सकता है, 10, 20, 30 जो स्लैब होगा उस पर टैक्स लगेगा। तो अब हमको ये चाहिए था कि इसको टैक्स फ्रेंडली भी बनाओ। तो अगर मैंने 30 रुपीज पहले तो यहां डाले, तो एक तो मुझे कोलेटरल का काम हो गया मेरा, और वो 30 रुपीज भी अपना काम कर रहा है, और उसी से ही 70 रुपीज के फ्यूचर्स लिए। तो अब मेरे को जो प्रॉफिट आ रहा है ना, उस प्रॉफिट में 3 खर्चे हैं जो सारे के सारे बिजनेस खर्च कर लेंगे। पहला कि मानो जो आपने हेजिंग कॉस्ट का 5 रुपीज पे किया, इसमें इक्विटी के सामने का हेजिंग भी यहीं पे हुआ हुआ है, फ्यूचर्स का भी हेजिंग यहीं पे हुआ हुआ है, पर जो फ्यूचर्स की इनकम आएगी ना, उसमें ये खर्च आपको लेस हो जाएगा। समझ में आया आपको? हाँ। बाजार बढ़ा तो फ्यूचर्स में भी आप कमाओगे, तो ये ऑप्शंस में आपको लॉस होगा हेजिंग, तो ये आपको खर्च में बाद मिल जाएगा। जो फ्यूचर्स की फाइनेंसिंग कॉस्ट लगी वो भी हमको डिडक्शन मिलेगी। अच्छा, ये बिकॉज बिजनेस इनकम है तो ये मैं एक्सपेंसेस सारी डिडक्ट कर सकता हूँ मेरी इनकम के अगेंस्ट, तो टैक्स मेरा बच जाएगा। तो टैक्स बच जाएगा, तो टैक्स प्लान हो जाएगा आपका। आपको पता चलेगा आपका बड़ा प्रॉफिट सारा का सारा इक्विटी में आता जा रहा है, और जो खर्च हैं वो सारे आपको क्लेम मिलते जा रहे हैं। अदरवाइज आज मान लो आप कैपिटल गेन क्लेम करते हो पूरा ही, उसमें डिडक्शन नहीं। तो अब आपने जो भी ऑप्शन खरीदे हैं हेजिंग के लिए, तो वो जो खर्च लग गया वो गया, वो डिडक्शन नहीं मिलेगा, पर यहाँ पर वो आपका पूरा प्लान हो जाएगा। तो आप डिडक्शन भी क्लेम कर पाओगे। तो स्मार्टली आप अपने टैक्स को इसमें बहुत अच्छे से प्लान कर पाओगे। नहीं, बट माय क्वेश्चन वाज कि ये 30-70 की जगह अगर अपन ने 50-50 भी किया और इंडेक्स ETF में 50 और फ्यूचर्स थोड़ा बढ़ा दिया, तो वो केस में भी मतलब
क्या मतलब उसमें तो फर्क किया क्या जा होता सकता होता है ऐसा, मतलब 30-70 एक्सट्रीम किए हुए हमने, मतलब 20-80 करना इज रिस्की, पर 40-60 कर रहा है या कोई 50-50 कर रहा है तो ही कैन डू दैट, कि उसने इक्विटी में ज्यादा डाला, फ्यूचर्स थोड़े कम लिए, तो बस इंटरेस्ट आर्बिट्राज जो हुआ था ना, यहाँ पे 70 रुपीज में इंटरेस्ट आर्बिट्राज हुआ आपका। हाँ। देखो 70 रुपीज पे आपने 5% पे किए और 70 रुपीज पे आपको डेट का ज्यादा ब्याज मिला, तो आपको इंटरेस्ट आर्बिट्राज ज्यादा मिला ना यहाँ पे। आपने 70 पे 5 रुपीज मतलब 3.50 पे किया, हाँ। और 70 पे 7.35 आपने डेट में कमाया, तो 5 कमाया, तो 1.50 रुपीज का आपने इंटरेस्ट आर्बिट्राज किया। करेक्ट। अब मानो अगर आपने ये 50 रुपीज ETF में डाले होते तो 50 के फ्यूचर्स होते। हाँ, मेरे को ये क्वेश्चन है, तो 50 के फ्यूचर्स क्यों होते हैं? अपन 100 मतलब टोटल 100 ही इंटैक्ट रख रहे हैं क्या? आप तो 100 का ही पोर्टफोलियो, अपने को पोर्टफोलियो तो 100 का ही बनाना था। कुशल के पास 100 है, तो कुशल के पास 2 ऑप्शन है कि चाहे तो वो इक्विटी डायरेक्ट खरीद ले, तो वो 100 का ही पोर्टफोलियो बनाने वाला था। बाजार डबल होता तो उसका 100-200 ही होने वाला था, बाजार आधा होता तो उसका 100-50 होने वाला था। अब हमने भी उसका 100 का पोर्टफोलियो 100 ही बनाया, पर हमने ऐसे बनाया कि बाजार यदि डबल होगा तो उसका 100-200 नहीं होकर 196 होगा, लेकिन कल को बाजार आधा हो गया तो उसका 150 नहीं होकर के 96 पे रुक जाएगा। करेक्ट। तो ये उस पर्पस के लिए पूरा किया हुआ है ना, और टैक्स फ्रेंडली कर दिया इसको। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.